एक ऐसी लड़की जिसके टैटूज है दुनिया में सबसे ज्यादा। क्या आपने दुनिया की सबसे महंगी साइकिल पहले कभी देखी है? क्या लगता है कितना रेट होगा इसका? और क्या आपको पता है कि मार्स प्लेनेट पर जीवन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये हुआ कैसे, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। दोस्तों, बन ठन के रहना तो सबको पसंद होता है और आई एम श्योर स्मार्ट दिखना भी हर कोई चाहता होगा, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी ये ख्वाहिश नेक्स्ट लेवल की होती है, जैसे कि आमिर स्टोन लेग की, जिन्हें पहले गॉर्जियस दिखने का शौक था, फिर कुछ अलग दिखने का शौक हुआ और फिर इन्हें दुनिया में सबसे अनोखा दिखने का शौक पैदा हो गया। और ये शौक आमिर ने किस तरह पूरा किया ये तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला टैटू बनवाया था, जिसका चस्का इन्हें ऐसा लगा जो ना तो शादी के बाद छूटा और ना ही 2 बच्चों की माँ बनने के बाद। खैर, उनके खुद के परिवार के लिए तो आमिर का ये रूप नॉर्मल है, लेकिन अनजान लोग जब आमिर का ये टैटू वाला रूप देखते हैं तो कई बार इन्हें टोक देते हैं, जिसका इन्हें बुरा तो लगता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आमिर का कहना है कि टैटू करवाना उनका पैशन है, जिसे फॉलो करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। नंबर 8। साइकिल्स आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में काफी मदद करती है, इसीलिए एक अच्छी साइकिल का होना आपकी फिटनेस को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। पर आज हम आपको एक ऐसी बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे जनाब। इस साइकिल का नाम है द ट्रैक बटरफ्लाई मैडॉन, जिसे डामेन हिस्ट ने डिजाइन किया है और इसकी कीमत है $500,000 यानी कि 3.5 करोड़ रुपए। इस साइकिल में लगे ये तितली के पंख असली है, जिन्हें मरी हुई तितलियों के शरीर से निकालकर इस्तेमाल किया गया है। लैंस आर्मस्ट्रांग फाउंडेशन ने इस साइकिल को फंड रेजिंग के लिए एक ऑक्शन में बेचा, जिसके बाद ये साइकिल दुनिया की सबसे महंगी साइकिल्स की लिस्ट में शामिल हो गई। नंबर 7। आपने आज तक कई सर्च ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, जिन्हें किसी खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने के लिए चलाया जाता है। पर आज जिस सर्च ऑपरेशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें खोई हुई महिला ने खुद पुलिस के साथ मिलकर खुद को ढूंढने में मदद की। चौंक गए ना? असल में बात है आइसलैंड की। आइसलैंड के साउदर्न वोल्केनिक रीजन एल्जिया कैनन में एक महिला टूरिस्ट एक ग्रुप के साथ घूमने आई। साइट सीइंग के दौरान वो अपने ग्रुप से अलग हो गई और जब वो वापस ग्रुप में आई तो उसने अपने कपड़े बदल लिए थे, जिसके चलते उसका ग्रुप भी उसे पहचान नहीं पाया। ग्रुप ने महिला की मिसिंग रिपोर्ट तुरंत आइसलैंड पुलिस को दी। ग्रुप ने उस खोई हुई महिला का डिस्क्रिप्शन पुलिस को दिया और सब उसे ढूंढने लग गए। खोई हुई वो महिला ग्रुप में ही मौजूद थी, पर अपने ही डिस्क्रिप्शन पहचान न पाने की वजह से वो भी अपने बाकी ग्रुप के साथ खोजबीन में शामिल हुए। फिर जब पता चला कि जिसे पूरा ग्रुप ढूंढ रहा है वो महिला ग्रुप में ही है और खुद को ढूंढने में पुलिस की मदद कर रही है, तो सब काफी हंसे और इस बीच पुलिस और ग्रुप में काफी खुशनुमा माहौल बन गया। नंबर 6। हर देश के अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके उस देश के नागरिक एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी मदद मांगते हैं। पर साउथ कोरिया में एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसका इस्तेमाल लोग देश की मदद करने के लिए करते हैं। ये नंबर है 113। इस नंबर का इस्तेमाल करके लोग सीधे वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब देश के किसी नागरिक को देश में किसी जासूस के होने की खबर मिलती है तो वही जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से इंटेलिजेंस एजेंसी तक पहुंचा देते हैं। इस हेल्पलाइन की मदद से साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अभी तक कई जासूसों को पकड़ा है। नंबर 5। बंदर से इंसान बना, ऐसा आपने कई बार सुना होगा और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि बंदरों में इंसानों की तरह कल्चरल बिहेवियर देखने को मिलता है। अब जापान के कोशिमा आइलैंड में पाए जाने वाले जापानीज मैकेक्यू को ही ले लीजिए। ये बंदर स्वीट पोटैटो को खाने से पहले उन्हें समुद्र के पानी से धोते हैं। जूलॉजिस्ट्स का मानना है कि जापानीज मैकेक्यू ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से स्वीट पोटैटो पर लगी मिट्टी तो धुलती ही है, साथ ही समंदर के पानी में धुलने से वे थोड़े नमकीन भी हो जाते हैं। अब असली रीजन क्या है ये तो जापानीज मैकेक्यू ही जाने, पर किसी नॉन ह्यूमन जीव में ऐसा कल्चरल बिहेवियर काफी चौंकाने वाला होता है। नंबर 4। कई जीव अंडों को सेते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं, पर तब क्या होता है जब अंडों को सेने के बाद भी कुछ अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते। ऐसा ही कुछ हुआ इस मगरमच्छ के साथ। इस मादा मगरमच्छ के एक अंडे से जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसने सबसे पहले अंडे के ऊपर मौजूद हार्ड शेल को अपने दांतों से तोड़ा और फिर उसके बाद अंदर मौजूद लेदर की लेयर को फाड़ा। लेदर लेयर के हटते ही अंडे में मौजूद उसका बच्चा उसके मुंह से निकलकर पानी में तैरने लगा। नंबर 3। सोलर एनर्जी को पावर का रूप देने के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर पूरी दुनिया को सोलर पावर सप्लाई की जाए तो धरती के कितने हिस्से को सोलर पैनल से कवर करना होगा? स्क्रीन पर दिख रही इमेज नादिन मेस थेसिस के एक मैप की है। आप मैप से बने 3 रेड स्क्वायर देख सकते हैं। इस मैप पर बने ये स्क्वायर वर्ल्ड, यूरोप और जर्मनी को सोलर पावर सप्लाई करने के लिए कितने एरिया पर सोलर पैनल्स लगाने की जरूरत है उतने एरिया को दर्शा रहे हैं, जिससे साफ होता है कि कितनी कम जमीन का इस्तेमाल करके हम दुनिया भर में सोलर पावर सप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2। 2 देशों के बीच जब भी कोई ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो एक देश दूसरे देश को कई तरीके से मदद करता है, पर 2008 में यूएसए ने चाइना के साथ किया एक ट्रेड एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट पब्लिश
पेश किया, जिसे देखकर दुनिया भर के लोगों के होश उड़ गए। पर आखिर इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या लिखा था? ये एग्रीमेंट 1973 और 1976 में किया गया था, जिसमें यूएसए की तरफ से हेनरी किसिंगर और चाइना की तरफ से माओ जेडोंग शामिल हुए थे। इस एग्रीमेंट में माओ ने यूएसए को 10 मिलियन चाइनीज लड़कियां देने की बात की, जिनका इस्तेमाल यूएसए अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में करने वाला था। ये एग्रीमेंट सिर्फ पेपर तक ही रहा, या सच में लड़कियां यूएसए भेजी गई, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि मार्स की सतह पर जीवन की शुरुआत हो चुकी है? यकीन नहीं होता तो इस फैक्ट को देखिए। हाल ही में नासा ने 2 स्टडीज की है, जिससे पता ये चला है कि मार्स पर बस्ती बसाने के चक्कर में उनसे एक भूल हुई है, और वो भूल है JPL मतलब जेट प्रोपल्शन लैब, जहां सभी स्पेस प्रॉप्स को बनाया जाता है। वैसे तो ये लैब सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरी तरह फ्री होती है, लेकिन कुछ माइक्रोवेब्स ऐसे भी हैं जो लैब के स्टेराइल माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। और तो और ये अब प्रॉप्स के सहारे मार्स की सतह पर भी पहुंच चुके हैं, और शायद ये वहां भी जिंदा है, क्योंकि नासा की दूसरी स्टडी जो इन माइक्रोवेब्स के DNA पर आधारित है, उसके मुताबिक ये जीव मार्स की सतह पर भी जिंदा रह सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वो दिन अब दूर नहीं जब इंसान की मार्स पर अपना जीवन बिता सकेगा।